हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। और आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11 का फर्स्ट चैप्टर, जो हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में जाना। अब हम लोग इस लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानेंगे और डायमेंशंस के बारे में और उसके एनालिसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का। ये क्या होता है स्टूडेंट, कि जब हम लोग किसी नंबर्स का बात करते हैं या फिर किसी चीज का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, और उसमें हमारा जो वैल्यू है डेसिमल में जब आ जाता है, फॉर एग्जांपल इट इज 12.37777 कंटिन्यू है, तो इसे हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सराउंडिंग ऑफ डिजिट का रूल हम लोग जानते हैं, इट इज 3.78 यहां तक लाके। तो ये तो आपका फिक्स वैल्यू है कि हाँ इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12.3 तक में कोई इशू नहीं है। बट ये जो लास्ट डिजिट जो हमारा होता है ये अनसर्टेन होता है, मीन्स एक्यूरेट नहीं है। तब यहां पर हम लोगों ने एक रूल निकाला कि नंबर्स के वैल्यूज को एक सिग्निफिकेंट फिगर, एक फिगर में रखा जाए, जिसमें जितने भी वैल्यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्या बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर में? द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वन रीजनेबली, मीन्स ये जो हम लोगों ने 12.3 तक लिया, ये हम लोग बोलते हैं इसको रीजनेबली। ओके, और उसके बाद ये जो डिजिट आ रहा है 8 हम लोगों ने लिखा। श्योर प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। तो फिर हम लोग इसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर फॉर्म करते हैं। तो कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जिसमें बोला जाता है रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर नंबर्स में। सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मींस सपोज हम लोगों ने लिया 17.25। ओके, 17.25 एक नंबर है। अब इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा अगर किसी ने पूछा, तो आप बोलोगे एक भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, आइदर डेसिमल हो या ना हो। ठीक है, सो नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब हो गया जहां जीरो प्रेजेंट नहीं है। सो 1725 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 404 लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पे रूल बोला गया है ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बोले कि ये टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए, मान लीजिए ये 10.25 आ गया। ठीक है, सो ये जीरो, ये नॉन डेसिमल पॉइंट के बाद ये नॉन जीरो डिजिट है, पहले भी नॉन जीरो डिजिट है, बीच में आपका जीरो आ गया, तो ये काउंट होगा। कितने डिजिट्स हैं? जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 था, यहाँ भी 1 2 3 4, तो इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है रूल्स में, इफ द नंबर इज लेस देन 1 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग है, मान लीजिए 0 पॉइंट समथिंग में हम लोग देखते हैं, इफ नंबर इज लेस देन 1 द जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड, मान लीजिए हम लोगों ने लिखा 0.0357। ओके, और फिर यहां एक जीरो दे रहे, जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड 0 पॉइंट, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट डेसिमल के राइट साइड है, बट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में आ रहा है। दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, मीन्स ये दो 20 यूज हो रहा है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे इसे। ओके, तो हम लोग यहां पर बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सो 3 से फिर हमारा काउंट हो जाएगा नॉन जीरो डिजिट से। 3 5 7 1 2 3 डिजिट्स है यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट में आएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स टर्मिनल मीन्स जहां लास्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 15,700। ओके, अब ये जो 15,700 है उसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाए, सो नॉन जीरो डिजिट्स तो है बट लास्ट में, बट डेसिमल नहीं है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो ये नॉन डेसिमल नंबर्स हो गए। सो इसमें क्या होगा, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 काउंट करेंगे और लास्ट टू नॉन जीरो के बाद, नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जितने भी जीरोस होंगे वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि इस जीरो के बाद भी कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, तो इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग 3 बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट, a number with a decimal point trailing zeros are not significant। for example with फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं 0.075 in a number with a decimal point the trailing zeros are not significant। इसे यहां पर 20 लगा दिए। अब क्या है, डेसिमल नंबर्स तो है, नॉन जीरो डिजिट आ गया। अब रूल के हिसाब से इससे बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स का जो भी होगा वो जीरो है, तो उसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं कर सकते हैं। अब नॉन जीरो से देखें तो 2 डिजिट आ जाता है। सो इस केस में हम लोग इसका सिग्निफिकेंट फिगर, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पर हम लोग इसको सिग्निफिकेंट फिगर 2 बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि ये जो वैल्यू है आपका, मान लीजिए एक है 1.0300 इनटू 10 टू द पावर -26 या फिर +26। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो 10 एक्सपोनेंट ऑफ 10 मींस 10 टू द पावर, ये टर्म्स जो होगा हमारा, ये 10 टू द पावर वाला, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या करेंगे हम लोग को बस काउंट करना है इस फॉर्मेट में। सो 1 नॉन जीरो डिजिट है, डेसिमल पॉइंट भी है, उसके बाद फिर आपका जीरो है, डेसिमल पॉइंट के बाद फिर उसके बाद फिर आपका नॉन जीरो डिजिट है, काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जीरो यहाँ पर है न, तो ये काउंट नहीं होगा। इस मीन्स ये क्या हो गया 1 2 3, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी 3। ठीक है, और एक चीज है, अगर आपने यूनिट लगा दिया, जैसे कि यहाँ पर हम बोले 15700 के सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, बट अगर 15700 किलोमीटर 15,700 किलोमीटर आपने यूनिट लगा दिया, तो फिर इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी 5। कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिट लगा देने से नंबर्स के लास्ट में जो नॉन जीरो, लास्ट के जो जीरो है उन्हें भी काउंट करना पड़ेगा। ओके, सो ये कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। जब वैल्यू हम लोग जो भी हम लोग लिखते हैं, आप लोग तो बचपन मतलब लोअर क्लासेस में भी आप लोग देखे होंगे कि राउंडिंग ऑफ डिजिट्स में बहुत रूल्स होते हैं 5 को लेके। इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। मींस सपोज 3.74 है और राउंड ऑफ करना है आपको, फर्स्ट 1 डिजिट राउंड ऑफ करना है, मींस 10th प्लेस पे आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 जो है 4 5 से लेस है, तो इसमें बोला गया 5 से लेस देन 5 होगा तो नो चेंज।
unchanged, so its value is 3.7. okay, if the digits to be dropped more than 5, for example 3.76 just greater than 5 या 7 9 भी है, तो भी हम लोग बोलेंगे कि इसे 1 डिजिट इंक्रीज करना हो, then the preceding digit is raised by 1, so ये हो गया आपका 3.8. ओके, 5 के लिए रूल है, if the digit to be dropped is 5 followed by non-zero, followed by non-digit 0, then the preceding digit is raised by 1. means अगर हम लोग इसे 3.75 लेते हैं, तो बोला गया कि अगर लास्ट डिजिट 5 है और उसको फॉलो कर रहा है जो डिजिट 7, ये नॉन जीरो है, तो हम लोग एक डिजिट इंक्रीज कर देंगे, मीन्स 3.8 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन प्रेजेंट डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। मीन्स अगर आप बोलोगे कि सर ये 3.85 है, सो 5 को जो डिजिट फॉलो कर रहा है वो इवन है, इवन के केस में आपको एक भी इंक्रीज नहीं करना है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd, means ये हम लोगों ने अगर 8 की जगह यहाँ पर 9 ले लिया, या फिर 9 की जगह पे आपने 7 ले लिया, 7 5, तो ये 5 से जस्ट जो फॉलो वाला फॉलोइंग डिजिट जो 5 को फॉलो कर रहा है वो ऑड है, ऑड होने से हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक इंक्रीज करेंगे, तो इसकी वैल्यू भी 3.8 आ जाए। ओके, तो इस तरह से हम लोग रूल्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट यहां पर है सब्ट्रैक्ट। अच्छा, क्वेश्चन आ गया हमारा, एक है अब सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस विद ड्यू रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर। देखो कुछ रूल्स है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, जब हम लोग टू नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट में बोला गया है कि अगर आप टू नंबर्स ले रहे हो और दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपका सिग्निफिकेंट फिगर जो रिजल्ट का होगा, सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रिजल्ट बोला गया इज सॉरी, ऐड और सब्ट्रैक्ट में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं दे करके लास्ट डेसिमल, आफ्टर डेसिमल जितने भी डिजिट होंगे मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है, ये तो सेम है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 और 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5 है, ठीक है। इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, मीन्स 3.9 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। ओके, सो बट हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2.73 को हम लोग माइनस करते हैं 1.2 से, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट यहाँ पे 2 है राइट साइड और यहाँ पर 1 है, तो इक्वल करते हैं, जिसका मैक्सिमम होगा उसके रिजल्ट में हम लोग रखते हैं डेसिमल डिजिट्स का। तो यहाँ पर हम लोग एक 0 ले लेंगे अपने थ्रू, ठीक है, कोई डिजिट नहीं था, 0 कंसीडर किए सब। ये 3 - 0 3, 7 - 2 5, 1 - 1 1,
सो आवर आंसर इज 1.53। 1.53 आया तो आंसर क्या 1.53 होगा? यस 1.53 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में 1.2 एक था और एक 2.73 था। तो 73 में हम लोगों ने क्या क्या रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जिसकी वैल्यू डिजिट्स के बाद मैक्सिमम डिजिट्स जो होगा उतना ही आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में बोला गया है सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट करोगे, जो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिसका होगा दोनों डिजिट में। फॉर एग्जांपल आप 1.2 इंटू 2.73 कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो इन दोनों को, तो जो भी रिजल्ट आएगा आपका, देख लेते हैं हम लोग। ये आया 3.276, बट हमारा सबसे जो मिनिमम पॉइंट के जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। सो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग को आंसर रखना है, तो उसके लिए हम लोग फिर इसे राउंड ऑफ करते हैं। 3.2 है, अब ये 6 है, मोर देन 5 है तो एक इंक्रीज होगा। सो ये आपका हो गया 3.28 हो जाएगा जब हम लोग 3.276 में राउंड ऑफ करते हैं। अब फिर 1 डिजिट और राउंड ऑफ होगा, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर होता है मिनिमम का, 2 ही है यहाँ पे। तो ये हो गया 3.3। सो आवर आंसर इज 3.3। ओके, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे, सो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड चीज है कि सब्ट्रैक्ट, और जब 10 टू दी पावर वाला सेन होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 10 जब हम लोग आ जाएंगे, तो इसमें बोला गया है कि जो पावर ऑफ 10 है, here power of 10 are not same, तो यार power of 10 should be equal, ये बोला गया है यहाँ पर। ये रूल होता है कि जब आप एक्सपोनेंट वाले टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पावर सेम होना चाहिए। मीन्स अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2.5, एक सेकेंड, हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे? 3.9 से। 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5, हाँ, और 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अभी फिलहाल सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इधर 10 टू द पावर 5 है, इधर 10 टू द पावर 4 है। तो जो 10 टू द पावर 5 है उसको भी हम लोग 10 टू द पावर 4 करेंगे, तो ये 3.9 की जगह ये 39 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 39 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4 एक्सपोनेंट ऑफ 10 इक्वल हो गया। तो हम लोग बोलेंगे ये हो गया 36.5 इंटू 10 टू द पावर 4, और रिजल्ट भी उसी एक्सपोनेंट में आएगा। ओके, तो यहां पर आपका आंसर हमारा 36.5 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। और सेकेंड चीज है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में पॉइंट के बाद डेसिमल हमारा एक ही है, तो हमारा आंसर में अभी एक डेसिमल पॉइंट में आना चाहिए। सो 36.5 पॉइंट के बाद एक डेसिमल है हमारा, एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर होता है आपका, देखो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 4.6 इंटू 0.128। अब यहां पर 4.6 का सिग्निफिकेंट कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2, नॉन जीरो डिजिट है, 2 होगा। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? डेसिमल से पहले वाले जीरो को तो काउंट नहीं करना है, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट है, 3 हो जाएगा। ओके, सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया हमारा 128 इंटू 46,
सो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 4.6 इंटू 0.128 इज इक्वल टू 5.888। ठीक है, एक सेकेंड, ये पॉइंट जो है अब हम लोग डेसिमल डिजिट से काउंट करते हैं, तो रूल क्या क्या बोला गया मल्टीप्लाई में, सारे डेसिमल डिजिट्स के नंबर्स को काउंट करो, उतने टाइम्स यहाँ पर हम लोग मूव करेंगे लेफ्ट। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीन्स इट इज 0.5888। ओके, अब राउंडिंग ऑफ डिजिट्स में जाएंगे तो जो मिनिमम है उसको तो 2 डिजिट राउंड ऑफ है, तो 2 डिजिट, सॉरी 2 वाला हम लोग कंसीडर करेंगे, 3 वाला कंसीडर करेंगे, मिनिमम बोला जाता है। तो यहां पर हो गया हमारा, इट इज 9, सो 0.59। अब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2। यहाँ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसका, 4.6 का 2 है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आपका मैच करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी है आपका 9995 इंटू 1.535, 1.592। सिंपली आप सबसे पहले देखो सॉल्व करने का क्या फंडा है, सिंपली आप डेसिमल पॉइंट को हटाए, भूल जाओ कि अब डेसिमल पॉइंट है। सो पॉइंट हटने के बाद यहाँ पर आपका आ जाता है बाई में 10,000 और इधर आ गया 100 और इधर आ गया 1000। तो ये 10 वाला हम लोग लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। ओके, 9995, तो ये बन जाता है 9995 इंटू 153 बाई 1592 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हो, सो 1000 से ये ऑलरेडी 30 कट जाता है, तो 1/1000 आ जाता है। सो इसको फिलहाल हम लोग 1/1000 में लिखते हैं। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे, कैंसिल आउट करोगे, डेसिमल में वैल्यू आएगा 1000 से फिर करोगे, तो फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा इसमें, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां पर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 0.9995 हैविंग सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, डेसिमल से पहले वाले डिजिट को तो 0 है तो वो काउंट नहीं होगा लेफ्ट साइड, तो ये 4 हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिगर, 1.53 सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, 3 हो गया, 1.592 4 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। सो हमारा आंसर जो आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और 10 टू द पावर में भी अगर माइनस है, यहाँ पर 10 टू द पावर -3 आएगा, तो उससे भी हम लोग बोलेंगे कि 10 टू द पावर से तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग उसे बस मल्टीप्लाई में रख देंगे। ओके, तो इससे आगे प्रोसीड करोगे तो आपका यही सेम रूल फॉलो करना है आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग देखें, सो डायमेंशनल एनालिसिस। अभी तक हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कुछ डायमेंशंस के बारे में, जिसमें डिफरेंट टर्म्स के लिए डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट किए, जैसे मास, लेंथ, टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो जितने भी थे, डेराइव्ड क्वांटिटीज के हम लोग डायमेंशन फाइंड किए। अब है डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो डायमेंशन का फॉर्मूला फंडा जो बना, उसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करेंगे। ओके, दैट इज एप्लीकेशन। सो 3 बेसिक रूल है यहाँ पर, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ओके, मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको अनदर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है टू चेक द करेक्टनेस और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ वेरियस फॉर्मूला और इक्वेशन। इसमें बोला गया है कि जो भी रिलेशन, जो भी फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, जो भी रिलेशन दिया हुआ है, वो सारे के सारे करेक्टनेस है या नहीं। ठीक है,
उसको हम लोग चेक करते हैं। टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का किसी डिफरेंट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन भी हम लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है, so, चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट यहाँ पर आपका आ जाता है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। देखो सपोज आपने लिखा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग बात किए थे, एमकेएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम और एक एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ठीक है, सो यहां पर बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपने लिखा 5 kg, so where 5 is what, 5 is numerical value and kg is what, kg is unit, so 5 kg ये फिक्स है। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू और इसमें यूनिट, अगर यही चीज हम लोग मास में जाएंगे तो क्वांटिटी तो फिक्स रहेगा ना। 5 kg को अगर अनदर यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो बोलते हैं कि इट इज 5000 ग्राम। सो अब क्या हुआ, ये क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू जो था वो तो चेंज हो गया, यूनिट भी चेंज हुआ। ओके, सो मान लीजिए N1 U1 है, N2 U2, बट इससे क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगा। मीन्स जो क्वांटिटी, जो मास है तो मास ही रहेगा और जितना अमाउंट में है उतना ही अमाउंट में रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, सिर्फ आपने यूनिट को कन्वर्ट किया है। ठीक है, सो इसके लिए रूल बोला गया है कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, जिसमें अगर आपको N2 सेकेंड टर्म्स का वैल्यू ही आपको कैलकुलेट करना है सेकेंड यूनिट के फॉर्म में, तो बोला गया N1 U1 बाई U2, यानी कि अच्छा N1 U1 बाई U2, N1 इंटू N2 इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन है, इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन्स लॉ के थ्रू दिया गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे आप लोग, जी कैपिटल जी इज 6.6 × 10⁻⁹ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन एसआई यूनिट। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। जो डाइन आपका सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करें तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो यहाँ पर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में दिया हुआ है और आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना, और एसआई यूनिट बेसिकली एमकेएस सिस्टम के ही जैसा होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा N1 तो हो गया 6.67 × 10⁻⁻8, और यूनिट की बात करें U1 ले लेते हैं तो इट इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब N2 हमें कैलकुलेट करना है, ऐसा यूनिट सीजीएस सिस्टम में। U2 क्या होगा सीजीएस सिस्टम में, अगर हम लोग G का यूनिट का बात करते हैं तो सेम फॉर्मेट में ये डाइन का यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, सेंटीमीटर लेंथ है वो मीटर में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ग्राम मास है। ठीक है, तो ये पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो मास है, मास का जो यूनिट होगा। सब क्या बताया था मैंने, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1 बाई U2, यही होगा। N1 कितना है 6.67 × 10⁻⁻8, ओके, इंटू U1 आपका, अब डायमेंशन में आते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला में देखें तो ये फोर्स का एक यूनिट है,
जो MLT-2 होता है। ओके, U1 का वैल्यू हम लोग को बोला गया कि ये डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर है। बाय U2 ले रहे हैं, U2 में ये डाइन फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स आपका न्यूटन में है, और U2 में आपका लेंथ हो गया मीटर, मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, तो केजी ऊपर चला गया। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे 10⁻⁻8 इंटू 1 न्यूटन। सीजीएस में हमें कन्वर्ट करना है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन, और 10⁻1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। ओके, सो 10⁻⁻5 न्यूटन बाय न्यूटन, इसको हम लोग इसके साथ रखें, न्यूटन वाले टर्म्स को, फोर्स को। सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें, सो 10⁻⁻2 होता है, और होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर इनटू में, ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में ही है। ओके, तो अब यहां पर केजी में है, ये ग्राम में है, सो केजी को हम लोग एज इट इज रखेंगे, ग्राम को हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना है, सो 10⁻³ ग्राम -6 हो जाएगा केजी स्क्वायर। अब हम लोग ये सारे टर्म्स को सॉल्व करते हैं, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, मीटर स्क्वायर, ये यूनिट कैंसिल, यहां से हम लोग को सिर्फ N2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो 6.67 इंटू 10⁻⁻8 ऑलरेडी है, -5 -4 -9 हो जाएगा, बाई 10⁻⁻6 है, अब गया -5, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो -9 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा पावर, और 10⁻6 डिवाइड हो रहा है, तो ये माइनस करेंगे तो +6 हो जाएगा। यहाँ पे 10 ऑलरेडी -8 है, so finally we got it is 6.67 into 10⁻⁻11। अब ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गया N2, ये हो गया यूनिट। N2 का वैल्यू तो उससे अब हम लोग यूनिट अगर यहाँ पर नहीं लिखते हो, यूनिट अगर यहाँ पर नहीं लिखोगे, समझे, तो ये N2 का वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻11। तो ऐसा यूनिट इन ऐसा यूनिट, वैल्यू ऑफ जी इन ऐसा यूनिट की अगर हम लोग बात करें, तो ये हो जाएगा कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फंडा वैल्यू। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ डायमेंशन में हम लोग देखें तो टू चेक द करेक्टनेस और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ वेरियस फार्मूला और इक्वेशन। देखो यहाँ पर बोला जाता है कि आप जितने भी फार्मूला लिखते हो उसको हम लोग डायमेंशन के हेल्प से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देखो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें, आपका एक रिलेशन है मोशन चैप्टर में, आपका स्टैंडर्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बोला जाता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर।
ठीक है। सो आप यहाँ पर 3 टर्म्स देख रहे हो, एक है आपका डिस्टेंस s, एक इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ut, और एक थर्ड टर्म है हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। सो अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का और ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो बोला गया है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो यूनिट सेम होना चाहिए, प्लस इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में यूनिट सेम होना चाहिए, क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो यूनिट भी आपका डिस्टेंस का ही आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं अगर सेपरेटली, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज लेंथ, सो मीटर यूनिट होगा और लेंथ एल हो जाएगा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यू टी, मीन सेकेंड टर्म का, तो u आपका है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एल टी माइनस 1 इंटू टी टाइम कैपिटल टी, सॉल्व करेंगे तो एल टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, टी टू द पावर प्लस 1, सो ये हो गया ओनली एल। किसके इक्वल आया, एस के इक्वल आया। हाफ ए टी स्क्वायर की बात करें, डायमेंशन अगर हम लोग निकालते हैं तो हाफ कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, 1/2 डायमेंशन लेस है, न्यूमेरिकल वैल्यू। एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 होता है। टी क्या है, टी टाइम है, टी स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू घूम फिर के वही एल आ गया। सो डायमेंशन ऑफ एस और डायमेंशन ऑफ यूटी और डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर में सभी का डायमेंशन सेम आएगा। इसीलिए बोला गया है कि जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, क्वांटिटी लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। आप कोई भी रिलेशन, कोई भी फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें कि डेंसिटी, फोर्स हम लोग ले लेते हैं, फोर्स तो आप लोग जान ही रहे हो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि एक रिलेशन आपका आ जाता है, रिलेशन तो बहुत सारे हैं, आपको बस इसको आपको चेक करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं, कि हाँ सारे टर्म्स का यूनिट सेम होगा, या ठीक है। जैसे एक रिलेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, सो पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर। सो एलएचएस का जितना भी डायमेंशन होगा और आरएचएस का जो भी डायमेंशन होगा, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यही बोला गया है चेक करने के लिए, बस हम लोग रिलेशन को चेक करते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड आपका एप्लीकेशन है टू डेराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखो इसमें बोला जाता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट करके रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एक चीज हमें इसमें याद रखना है कि अगर बोला जाए कि इफ find the relation between A, B and C, where A in terms of B and C, A का रिलेशन फाइंड करना है B और C के टर्म्स में, B, C, D, E, whatever, कितना भी क्वांटिटी हो, ठीक है, सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ओके। तो इसका फंडा ये होगा कि जब भी किसी के भी टर्म्स में बोला जाए किसी एक को किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में, तो हम लोग सभी के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी लाते हैं। A is directly proportional to B, A is directly proportional to C, A is directly proportional to D, A is directly proportional to E। बट यहाँ पर सभी का पावर भी मायने रखता है। मे भी कोई टर्म्स, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो आर
A is directly proportional to R, it is correct, but R not exact R, R square, पावर भी मायने रखता है। सो यहाँ पर पावर हमें पता नहीं क्या आएगा रिलेशन, तो हम लोग डायरेक्टली पावर x y z u जो भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट k आएगा। ये मेथड हो गया, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग पावर्स का डायमेंशन से यूज करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि अगर ये फिजिकल क्वांटिटी सही है, रिलेशन सही आएगा, तो डायमेंशनली भी ये दोनों करेक्ट होगा। के तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस, बट अगर आप ये सारे टर्म्स का डायमेंशन देखोगे, मिलाओगे, तो वो ए के डायमेंशन का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो चलिए तुम लोग देखते हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन कुछ। क्या है, स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r falls with velocity v through a liquid having coefficient of viscosity eta. Obtain an expression for viscous drag force F on the ball assuming it depends on eta r and v। देखो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हम लोग को फाइनल रिलेशन के ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर विस्कस ड्रैग फोर्स एफ, एफ के लिए हम लोग को, तो एफ क्या बताया था मैंने बोला कि जिस किसी को किसी भी अनदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में कन्वर्ट करना, इट डिपेंड्स ऑन इटा आर एंड वी। आर हो गया रेडियस और वी हो गया वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे, पावर x y एंड z ले लिए, ठीक है। अगर ये रिलेशन सही है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k आएगा, और n टू द पावर x r टू द पावर y z टू द v टू द पावर z लिए, ओके। वेयर टेक k इज इक्वल टू 6 पाई, पहले ही बोला जा रहा है जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k आएगा उसकी वैल्यू आप 6 पाई ले लेना, ओके। अब डायमेंशनली अगर हम लोग देखें तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो इन सभी के डायमेंशन के रिजल्ट का इक्वल होगा, ठीक है। तो फोर्स हो जाता है आपका एम एल टी माइनस टू, डायमेंशन के तो डायमेंशन लेस है, एन हो गया विस्कोसिटी जिसके डायमेंशन मेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस वन, सो एम एल माइनस वन टी माइनस वन पावर एक्स। आर हो गया रेडियस, डिस्टेंस है एक तरह का, तो उसके लिए हम लोग लेंथ एल लेंगे, वाई हो गया पावर, और v हो गया यहाँ वेलोसिटी एल टी माइनस वन पावर z। अब देखो क्या है, जो पावर है वो सभी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे m टू द पावर x l टू द पावर माइनस x t टू द पावर माइनस x। क्या हुआ, x पावर 1 था, मल्टीप्लाई हुआ, m टू द पावर x आ गया, l टू द पावर माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, t टू द पावर माइनस वन इंटू एक्स, t टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ पर आ गया l टू द पावर y, यहाँ पर आ गया l टू द पावर z इंटू टी टू द पावर माइनस z, ठीक है। अब डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो यहां अगर हम देखें m स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो m टू द पावर x और कहीं है नहीं, सो m टू द पावर x, l टू द पावर माइनस x, l टू द पावर y और l टू द पावर z। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है मींस l टू द पावर माइनस x प्लस y प्लस z, ठीक है। ये l टू द पावर आ गया, अब t टू द पावर माइनस x है, t टू द पावर माइनस z है,
सो टी टू द पावर माइनस एक्स माइनस जेड ये हो जाता है। अब डायमेंशनली अगर इक्वल करेक्टनेस हम देखें तो दोनों तरफ के डायमेंशन सेम होंगे। तो यहाँ m टू द पावर 1 है, यहाँ पर m टू द पावर x है। सो हम लोग अगर इसे कैलकुलेट करें, सो m टू द पावर x m टू द पावर 1, इट मींस x इज इक्वल टू 1। पहला x इज इक्वल टू 1। सेकेंड l टू द पावर 1 है, यहाँ पे l टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इट मींस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। l टू द पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं मेंशन है तो। सो इसके अकॉर्डिंग देखिए, अब x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, देयरफॉर y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अब यहाँ t टू द पावर -2 है, यहाँ पे t टू द पावर माइनस एक्स प्लस जेड है। सो माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू -2। टी टू द पावर -2 है, माइनस कॉमन लेके देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर x का वैल्यू 1 हमारे हाथ में है, तो 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 2, देन जेड इज इक्वल टू 1। अब जेड इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करोगे तो y का वैल्यू भी 1 आया, मीन्स आवर x इज 1, y इज 1 एंड z इज 1। तीनों वैल्यू हम लोग पावर में निकाल लिए। रिलेशन तो ये पता था कि f इज इक्वल टू के ईटा आर वी होगा, पावर एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर देखते हैं क्या आया रिलेशन हमारा, f इज इक्वल टू के ईटा टू द पावर 1 r टू द पावर 1, y का वैल्यू भी 1 है, और v वेलोसिटी है, v टू द पावर z है, z की भी वैल्यू 1 है। इट मींस f इज इक्वल टू k की वैल्यू 6 पाई सिग्मा r इंटू v, ये रिलेशन होगा इन तीनों में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में निकालने दिया जा सकता है। अभी एक और एग्जांपल के लिए अगर आप निकालना चाहोगे कि सर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, पेंडुलम का जो हम बोलते हैं कि इसके टोटल लेंथ l है, मास m है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये ऑसिलेट हो रहा, तो यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, तो g के टर्म्स में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फिर से वही बात आ जाएगी कि सर पावर हमें लेना होगा, बिल्कुल x और y ले लेते हैं। सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k आया, यहाँ पर k का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 पाई, जैसे वहां पे 6 पाई था ना कांस्टेंट k का, यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा। सो k इंटू जी टू द पावर x l टू द पावर y। अब फिर डायमेंशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो t टाइम है, यहाँ पर मास होता नहीं इसके पास 0, लेंथ होता नहीं 0, टाइम है पावर 1, k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है डायमेंशनलेस, g एक्सेलरेशन है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस 2 होल टू द पावर x इंटू एल हो गया आपका स्ट्रिंग का लेंथ है, सो लेंथ हो गया l पावर y। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर l टू द पावर x t टू द पावर -2x इंटू l टू द पावर y, तो ये होगा l टू द पावर x प्लस y और t टू द पावर -2x, और इधर आपका डायमेंशन कितना है, इधर आपका डायमेंशन है m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t। तो m तो यहाँ भी नहीं है, m से फिलहाल कोई रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। l टू द पावर 0 है क्योंकि टाइम है, यहाँ पर टाइम में लेंथ होता है, तो t टू द पावर ऑफ एनी वैल्यू एनी नंबर्स और टर्म्स इज ऑलवेज 1, तो ये 1 हो जाता है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पावर 0 ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर
आपका x प्लस वाई कंपेयर कर रहे हैं, तो L टू द पावर x प्लस वाई हो गया, L टू द पावर x प्लस वाई, और यहाँ पर L टू द पावर 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस वाई। ये तो हमें एक पता चल जाता है। सेकेंड है t टू द पावर माइनस 2x है, t टू द पावर 1 है, यानी कि माइनस 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/2, 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल टू 1/2 है, इसको अगर इक्वेशन 2 मानते हैं, सो हम लोग देखते हैं कि ये जो वैल्यू है x इक्वल टू माइनस वाई और x इक्वल टू माइनस 1/2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू माइनस 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2, यही दो वैल्यू आया। तब फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे तो हमारा t का रिलेशन क्या आएगा, t इज इक्वल टू k g टू द पावर x माइनस 1/2 इंटू l टू द पावर 1/2, यानी कि t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई g होल टू द पावर 1/2, इट इज 2 पाई, इसको हम लोग बोला रूट अंडर l बाई जी। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड। तो ये रिलेशन होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाई जी। इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके रिलेशन हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। फॉलोइंग बहुत फिजिकल क्वांटिटीज है कुछ कुछ जिसका हम लोग को फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आपका एक यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस में क्या हुआ, यंग मॉडुलस एक रिलेशन है जो इलास्टिसिटी में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, इसमें बोला गया कि यंग मॉडुलस का, तो यंग मॉडुलस होता क्या है, इट इज स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग देखें तो F बाई ए डेल्टा L चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। ओके, सो F हो गया यहाँ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mL/t-2 इंटू L हो गया लेंथ L, A हो गया एरिया मीटर स्क्वायर L स्क्वायर, डेल्टा L भी एक तरह का लेंथ है, चेंज इन लेंथ L। सो उसके अकॉर्डिंग कैंसिल आउट, इससे ये पावर कैंसिल आउट। सो फाइनली वी गॉट डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस हो गया हमारा m L-1 t-2, ml-1 t-2, ये हो गया डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें, सो अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको बोलते हैं ईटा को। ठीक है, एन टाइप का सिंबल है। तो अब ये हो गया F बाई 6 पाई आर वी। F हो गया, आप डायमेंशन में ले तो F फोर्स होता है mL/t-2 बाई 6 पाई, डायमेंशन लेस हो गया, R हो गया आपका रेडियस, लेंथ L हो गया, और V हो गया हमारा वेलोसिटी, तो LT-1 हो जाएगा। ओके, -1। अब इसको सॉल्व करें, ये कैंसिल आउट, t-2 है, ये -1 कंप्लीट हो गया, -1 हो जाएगा, L यहां बच गया। सो डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज mL-1, यहाँ L एक बच गया बाई में, और इंटू t-1 ऊपर बच रहा, t-1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या होता है कि जब कोई चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
So, वहां पर हम लोग बोलते हैं एक रिलेशन होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे परमिटिविटी इस फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट को बोला गया। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए जो फॉर्मूला है वो है 1/4 पाई Q1 Q2 बाई F इंटू R स्क्वायर। अब Q1 Q2 तो हो गया चार्ज। अब इसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं। सो 1/4 पाई डायमेंशन लेस हो गया, Q है चार्ज और Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT। I हो गया एम्पेयर, T हो गया टाइम, 8T हम लोग लेंगे। ठीक है, 8T इंटू A, ये हो गया Q1 के लिए और Q2 के लिए, दोनों के लिए यूनिट हो गया। और ये फोर्स है, सो MLT-2 और R स्क्वायर हो गया L स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो -T2 अब -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, T इंटू T स्क्वायर हो गया, A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, M यहाँ पर हो जाएगा m टू द पावर -1 बाई में है, और L इंटू L स्क्वायर करेंगे तो L टू द पावर -3 हो जाएगा, बाई में डिनोमिनेटर में। T टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो T टू द पावर 4 हो जाएगा, +4। और फिर A आपका एम्पेयर करंट के लिए होता है A इंटू A स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, M-1 L-3 T4 A स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G अगर हम लोग लेते हैं तो कैपिटल G होता है, ये फॉर्मूला से आया जिसमें हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे दो चार्ज बॉडी नहीं होकर के मास बॉडी, जो दो बॉडी है जिनका मास m1 m2 है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग G m1 m2 बाई R स्क्वायर होता है। सो यहाँ से G को सब्जेक्ट किया जाए तो F R स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 होता है। अब डायमेंशन में जाएंगे, डायमेंशनली अगर हम लोग चेक करें तो कैपिटल G इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, दैट इज MLT-2 इंटू R स्क्वायर लेंथ स्क्वायर बाई M1 M2 मास है, सो M स्क्वायर कर देते हैं। ओके, या फिर आप इसे kg m1 के लिए, सेकेंड के लिए भी m। अब हम लोग देखें अगर तो डायमेंशनली चेक करें तो m कैंसिल हो जाता है, बाई में m बच गया, और कैपिटल G का जो यूनिट आएगा हमारा m-1 हो जाएगा, बाई में है L इंटू L स्क्वायर L क्यूब, m-1 L क्यूब T टू द पावर, और कहीं है नहीं, T-2 हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग सारा कैलकुलेट करके डायमेंशंस फॉर्मूला को फाइंड आउट करते हैं, कांस्टेंट टर्म का भी। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। ओके, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।